हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। दैट विल बी योर एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। एक्सक्रीशन होता क्या है, इसको एक सिचुएशन से अगर हम समझे, भाई मान लो आप कुछ खाना बनाने के लिए आप कुछ खाना बनाने वाले हो, है ना। एक मस्त आलू टमाटर की सब्जी आप बनाने वाले हो, आज आप शेफ बने हो। तो जब आप खाना बनाने जाओगे, आप कुक करोगे, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बच ही जाता है। ठीक है। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है इतने सारे फंक्शन कर रही है। भाई अगर हम शुरुआत से आए अपने न्यूट्रिशन से, तो हमने खाना खाया, फूड का डाइजेशन हुआ, फूड का डाइजेशन होने के बाद फिर रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में आए, वहाँ से जो ग्लूकोज मिला था उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब वो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे आपके सेल्स के अंदर, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें हेल्प कर रहे हैं आपके हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स, ये सब काम कर रहे हैं। अब जब इतने सारे काम बॉडी कर रहा है तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा। इस वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे घर पे खाना बनाते समय आपका वेस्ट मटेरियल को आप बाहर फेंक दे रहे हो, इसी तरह बॉडी में जो इतना सारा काम चल रहा है उसमें भी तो कुछ वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा, उसको भी बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कौन से बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, इस सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन और इजेशन दो चीजें हैं जिनको साथ में समझना बहुत जरूरी है। देखो, इजेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है। इजेशन क्या होता है कि भाई जो आपने फूड कंज्यूम करा उसका ब्रेकडाउन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ब्रेकडाउन हुआ, वहां पे सारा कार्ब्स वगैरह जो थे वो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो गए, प्रोटीन का अमीनो एसिड में ब्रेक होना, ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। लेकिन उसके बाद जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाता है। उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन से होते हुए, रेक्टम होते हुए एनएस से रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इजेशन। क्या बोलते हैं हम? इजेशन, उस प्रोसेस। ठीक है। उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का बॉडी से रिलीज होने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इजेशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो ब्लड में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको रिलीज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसको अलग करने के प्रोसेस की बात हो रही है। क्लियर है इतनी सी बात? जब हम बात करते हैं इजेशन की, तो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो फूड कंज्यूम करा है उसके डाइजेशन होने के बाद जो अब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गया है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस से जो निकलने का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इजेशन। बट एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं, तो जो ब्लड में जो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो ब्लड इतना सारा भाई चक्कर लगा रहा है, दो दो बार चक्कर लगा रहा है, इतने सारे काम कर रहा है, जगह जगह सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो इन सभी कामों में इसके अंदर वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, उसको रिलीज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को, इसी बायोकेमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। क्लियर है इतनी सी बात? एक बेसिक प्लॉट हम कर रहे हैं टॉपिक को। तो यहां पे हमने एक्सक्रीशन और इजेशन, ये दो अलग अलग टर्म है, इसको अभी हमने समझा है। ठीक है। अब एक्सक्रीशन होता कैसे? भाई हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग भी देखेंगे एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी देखेंगे। हालांकि बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है ना। स्पेशली इन प्लांट्स में भी बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बट हाँ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक पूरी ले लेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे हो रही है, कैसे वे मानवों में उत्सर्जन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये डायग्राम है, ये वो ऑर्गन्स, वो ट्यूब्स, वो वेसल्स का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है, उसको बॉडी से रिलीज करने के प्रोसेस के लिए इन सभी ऑर्गन का, इन सभी चीजों का बॉडी जो है इस्तेमाल करके वेस्ट को रिलीज करती है। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको पेयर ऑफ किडनीज दिख रही हैं, जो ये राजमा जैसा शेप दिख रहा है, ये हमारी क्या है? किडनी है। इन्हें हम वृक्क बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट हमारे पास दो पेयर ऑफ किडनीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको आउटा, ये आपकी महाधमनी है।
देन आपको ये दो पेयर ऑफ ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट यूरेटर, यानी ठीक है, पहले सारे ऑर्गन देख लेते हैं फिर हम समझेंगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो किडनीज हैं ये कनेक्टेड है आपके किससे, यूरेटर से। इन यूरेटर का कनेक्शन है किसके साथ, आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर वही है जहां पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। और यूरेथ्रा सा यानी ये वो ट्यूब एरिया है जहां से यूरिन हमारी बॉडी रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है ना उसको एक्सक्रीट करने में, उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनीज हैं, देन हमारा यूरेटर है, पेयर ऑफ यूरेटर है, दो ट्यूब्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो जो यूरिन है वो हमारा बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा किडनी के बारे में। सो बीन शेप्ड किडनी होती है, राजमा जैसे आपको हमें किडनी यानी वृक्क देखने को मिलते हैं, लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन वाला एरिया है वहां पे हमें पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलती है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, लगभग लगभग इतने नेफ्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है भाई, नेफ्रॉन जो है यही है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब क्या है भाई, फंक्शनल यूनिट। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से, कोशिका से। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी जीवन की मौलिक इकाई है, क्योंकि उसी सेल पे ही तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा ढांचा जो तैयार हो रहा है, उसका जो सबसे छोटा अंग है जिससे ये पूरा शरीर डेवलप हुआ है वो क्या है, हमारा सेल। उसी में ही तो सारी बेसिक चीजें हो रही है और वो ऐसे लाखों करोड़ों सेल्स मिलके इतना बड़ा शरीर तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली जो किडनी है, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको फिल्टर करके एक्सक्रीट करना। लेकिन किडनी में कौन काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं कौन, नेफ्रॉन। इसलिए किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, जो उसकी इकाई है, जो उस काम को करने में मदद कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। क्लियर है, क्या काम कर रहा है हमारा किडनी भाई, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, छान रहा है, रिमूव कर रहा है किसको, वेस्ट मटेरियल को, जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसको रिलीज कर रहा है ताकि वो क्या बना सके, यूरिन। ठीक है, यही हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी रिलीज कर रही है इन किडनी की मदद से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यूरेटर। अगर आप दोबारा से डायग्राम पे आप आओगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था दो लेफ्ट और राइट में दो यूरेटर हमें देखने को मिलते हैं। सो टू थिन मस्कुलर ट्यूब, एक पेशीय ट्यूब है, एक नली है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर हो रहा है, तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारा यूरेटर। इट इज अ मस्कुलर सैक फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, यहाँ पे कुछ समय के लिए यूरिन जो है स्टोर होता है, एंड इट इज स्ट्रेचेबल। बेसिकली वहां वो क्या है, एक मस्कुलर टिश्यू वहां पे देखने को मिलती है। जब यूरिन जो आपका ब्लैडर है, जब उसमें यूरिन स्ट्रेच होता है तो जो मसल्स टिश्यूज हैं वो स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच होने के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण हमें अर्ज पैदा होती है और फिर जो यूरिन है उसको हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं, पास कर देते हैं। यूरेथ्रा क्या है, इट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ब्लैडर से बाहर जो यूरिन निकल रहा है उस ट्यूब को हम बोल रहे हैं क्या, यूरेथ्रा। जिससे ब्लैडर से बॉडी के बाहर यूरिन निकल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा। कंट्रोल्ड बाय स्पिंस्टर मसल। स्पिंस्टर मसल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो, सही बात है। ये जो आपका यूरिन है, एक अर्ज आपको पैदा हुई है, आपका यूरिन रिलीज हो रहा है, अब ये एक ऐसी मसल्स हैं जिसमें आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो, देन फिर आप बॉडी को रिलीज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये किसके द्वारा ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि बॉडी में क्या है, वो जो यूरेथ्रा है वो वहां पे स्पिंस्टर मसल्स होते हैं जो कंट्रोल में है, जो थोड़े से क्या है आपके वॉलंटरी एक्शंस की जब हम बात करते हैं, जो आपके न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्टेड है, उसी के कारण यहां पे हम यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है, स्पिंस्टर मसल्स। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास किडनी की एक इमेज है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर आपको नेफ्रॉन देखने को मिल रहा है। ये किडनी का जो एंड है ये किससे कनेक्टेड है, यूरेटर से, जो आगे जाके ब्लैडर से कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आर्टरीज है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो किडनी में एंटर कर रहा है और फिर उसका फिल्टरेशन, उसको छाना जाएगा, उसमें से जितना भी
नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिलीज किया जाएगा। तो ये किडनी इस प्रोसेस में हमारी मदद करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। भाई नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये अभी हमने देखा, किडनी का काम है फिल्टर करने का, और इस फिल्टर करने के काम को कर कौन रहा है, वो बेसिक यूनिट कौन है? वो है हमारी नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का, वृक्क का आपका जो क्रियात्मक यूनिट है, इकाई है, उसको हम बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन। सबसे पहले हम एक बार नेफ्रॉन के इमेज को देखेंगे, एक बार डायग्राम को देखेंगे। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। काफी ज्यादा देखने में कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, और है भी काफी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हमारी बॉडी में, फिल्टर कर रहा है। क्योंकि अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल रिलीज नहीं होगा ना, मान लो किडनी फिल्टर करना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? वो वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट होगा ना, और अगर काफी लंबे समय तक एक्यूमुलेट हो गया तो बहुत ज्यादा सेवियर कंडीशन भी आ सकती है, और बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए वेस्ट मटेरियल का रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। और अगर किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो कई बार हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, यानी डायलिसिस जिसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम इस वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं। नहीं तो अगर, और ऐसा भी नहीं है कि आप डायलिसिस जिंदगी भर डायलिसिस पे रहो, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी हमें वहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे हम सुनाई देता है। तो यहाँ पे आप किडनी नेफ्रॉन का आप डायग्राम देख रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी दिख रही है। ये वो एरिया है जहां से ब्लड किडनी के अंदर नेफ्रॉन में एंटर कर रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमें बोमन्स कैप्सूल देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जहां पे एक ट्यूब का एक गुच्छा सा हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, जो किससे कनेक्ट होता है? आपका यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है, जिसके जहां से यूरिन कहाँ जाता है? ब्लैडर में, और फिर वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई नेफ्रॉन करता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने डायग्राम यहां पे देखा था, आपको क्या दिखाई दे रहा था? बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। नेफ्रॉन फिल्टर करेगा, और जब वो ब्लड को फिल्टर करता है तो ब्लड के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरिन यानी वेस्ट मटेरियल ही मौजूद है। आपके ब्लड का जब फिल्टर हो रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस अवेलेबल हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गए, इवन वाटर हो गए। ये वेस्ट मटेरियल की तरह ही रिलीज नहीं कर सकते, वरना बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है कि समय पे यहां पर जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस हैं, जो वेस्ट की तरह नहीं है, उनको बॉडी में रीअब्सॉर्ब करके बॉडी में दोबारा भेज दिया जाए। तो यहां पे जब फिल्टर होगा ना, तो इन रिक्वायर्ड या इन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके बॉडी में दोबारा भेज दिया जाएगा, और फाइनली जो लिक्विड बचेगा उसी में होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी यूरिया, जिसे हम यूरिन बोल रहे हैं, उसको बॉडी से फिल्टर करके रिलीज कर दिया जाएगा। सो बोमन्स कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, एक कप जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट कंटेन्स अ बॉल ऑफ कैपिलरीज विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है, जिसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा, छानेगा। यहाँ पे जब आपने इमेज देखा था तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, इसके थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है, और सबसे पहले कहाँ जा रहा है? बोमन्स कैप्सूल में। ये पूरा गोल कप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, सॉरी बोमन्स कैप्सूल। इसके अंदर मौजूद है कौन? हमारे ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द रेनल आर्टरी, जो रेनल आर्टरी से आपके कनेक्टेड है। क्या करता है? जब यहां पे ब्लड एंटर करेगा तो वो हाई प्रेशर के साथ एंटर करता है। अब जब ये ब्लड हाई प्रेशर के साथ एंटर करेगा तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगा, जिसे हम इनिशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। जो हमारा फिल्टर होने का प्रोसेस है ना, ये पूरा, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो अगर डायरेक्टली देखा जाए। सबसे पहला इनिशियल फिल्ट्रेशन जब होगा तो इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका ग्लूकोज के पार्टिकल्स हो गए, अमीनो एसिड के पार्टिकल्स हो गए,
इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा और आगे फर्दर भेज दिया जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। समझ गए? ये नेटवर्क में, इस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है वो एक हाई प्रेशर के साथ आ रहा है, जो क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। सबसे पहला फिल्टर करेगा जिसमें वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड ग्लूकोज ये सब मौजूद है। फिल्टर क्या होगा? फिल्टर होगा हमारे जो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड वगैरह हो गया, इसको फिल्टर करके वहां से अलग कर दिया जाएगा और वो जो लिक्विड बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसमें बच जाता है आपका मेन ब्लड वगैरह और जो यूरिन वगैरह है वो वहां पे बच जाता है। सेकंड स्टेप पे आपका जो सेकंड फिल्ट्रेशन होगा उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट वगैरह है, जैसे वहां पर पोटेशियम मौजूद है और जो सॉल्ट्स मौजूद हैं, उनको बॉडी में फिल्टर करके दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर? अगर हम इस इमेज को फिर से देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आर्टरी से एंटर करके ग्लोमेरुलस में पहुंचा, बोमस कैप्सूल में पहुंचा जहाँ पे ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेशन हुआ, सबसे पहला फिल्ट्रेशन हुआ जहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो इजीली रिमूव हो सकते थे, उनको अलग करके बॉडी में दोबारा ट्रांसफर कर दिया गया। ये ब्रांच ऑफ रेनल वीन है, ये बॉडी में दोबारा ट्रांसपोर्ट कर देगा, जो उस साइकिल का पार्ट बन जाएंगे। वो जो हमने आर्टरीज और वीन्स वाला देखा था उसका हिस्सा बन जाएंगे। फिर ये आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें सेकंड फिल्ट्रेशन इनिशिएट होती है, जिसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में फिर से भेज दिया जाता है। थर्ड फिल्ट्रेशन हमारा फाइनल फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें आपका फाइनल लिक्विड यूरिन वगैरह जो है, यूरिया जो है बच जाता है और कुछ सॉल्ट जो है वो रह जाते हैं। अब अगर आपकी बॉडी में, हमें बचपन से ही बताया गया है कि हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। अब अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी है, जो सफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर होना चाहिए, अगर वो बॉडी के अंदर मौजूद है, तो बॉडी वाटर को, यानी ये जो नेफ्रॉन वाला रीजन है, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पे वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन जब आपकी यूरिन में, सॉरी, बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं, तो वहां पर वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है? अब जो ये बच गया है वो हमारा क्या है? यूरिन। हालांकि यूरिन में मोस्टली 90 to 95% हमारा यूरिन होता है, बाकी वाटर होता है और हमारा सॉल्ट कंटेंट मौजूद होता है। लेकिन जो आपका, जैसे आप यूरिन की जब हम बात करते हैं तो वो सेम कलर का नहीं होता, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने को मिलते हैं। वाइट है, येलो है, पेल येलो है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। अलग अलग कोई मेडिकेशन जब चल रही होती है तो वहां पे तो और भी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा वाइट है तो वो क्या बता रहा है कि भाई आप ओवर हाइड्रेटेड हो, जरूरत से ज्यादा पानी लिया है, इसलिए यूरिन के साथ साथ वाटर का कंटेंट बहुत हाई है। लेकिन जब पेल येलो आ रहा है, हालांकि उसका पेल येलो का कारण ये भी हो सकता है कि आप हाई मेडिकेशन पे हो, बहुत ज्यादा दवाई वगैरह भी ले रहे हो, या और कोई चीज ऐसी कंज्यूम कर रहे हो जिसके कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड है। लेकिन वो इनडायरेक्टली यही बता रहा है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, आपके यूरिन में वाटर का परसेंटेज कम है। ठीक है? तो यहां पर जो फाइनल स्टेप होगा उसमें वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो लिक्विड बच जाएगा उसको हम बोलेंगे यूरिन, जिसमें यूरिया होता है और मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। वो इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए, कहां जाके, इस यूरेटर से होते हुए आपके ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? यहां पे हमारा नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो हमें क्लियर होता है। तो नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट जो किडनी में मौजूद है और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प कर रहा है, यानी फिल्टर कर रहा है, छानने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। कैसे? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रेनल आर्टरीज, जिसके थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है नेफ्रॉन में। देन हमें एक कप शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। उसमें मौजूद है ग्लोमेरुलस, जहां पे ब्लड की कैपिलरीज मौजूद हैं, जो इनिशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, जहां पे स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह, इनको फिल्टर किया जाएगा और बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो इस वीन्स के थ्रू शरीर में वापस पहुंच जाएंगी। सेकेंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो हमारा ट्यूबुलर डक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ न्यूरॉन देखने को मिल रहा है, यहां पर जो सॉल्ट वगैरह है, पोटेशियम वगैरह के सॉल्ट जो मौजूद है, भाई बॉडी में सॉल्ट भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन
आयंस को, सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। और फाइनल फिल्ट्रेशन में जो बच जाता है वो रहता है यूरिन, वाटर वगैरह, सॉल्ट वगैरह मौजूद है। अगर बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो वाटर का बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बॉडी में वाटर की कमी है, यानी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और तब जो यूरिन रिलीज होगा, ये जो लिक्विड बनेगा उसमें वाटर कंटेंट कम होगा। अब वो जो बच गया है वो है हमारा यूरिन, जो इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपके ब्लैडर में स्टोर होगा और यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो ये है पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये हमारा इनिशियल फिल्ट्रेशन है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट फिल्टर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये सारे फिल्टर हो जा रहे हैं। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन मतलब जो यहाँ पे जब आया, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगा कि पहले जो तुम्हारा ग्लूकोज है, अमीनो एसिड वगैरह जो है, ये स्मॉल पार्टिकल्स है, इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया। ये सारे यूजफुल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज और उन्हें वापस से भेज दिया गया है बॉडी के अंदर। फिर जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है या ट्यूबुलर आपका रीअब्सॉर्प्शन है, इसमें सॉल्ट वगैरह को रीअब्सॉर्ब करके वापस से शरीर में भेज दिया जाएगा। फाइनली यूरिया और जो एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है मूव फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स टू कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर। फाइनली जो बच जाता है वो वाटर और यूरिन वगैरह मौजूद होता है, जो यूरेथ्रा में जाके, ब्लैडर में जाके आपका इकट्ठा हो जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस हमारा किसका, फिल्टरेशन का। आई होप इतनी सी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, बॉडी कॉन्टिन्यूसली फिल्टर करती रहती है, लेकिन इसमें यानी इसमें मदद कौन कर रहा है, हमारी किडनी। लेकिन अगर ये किडनी ही फंक्शन करना बंद कर दे, किडनी प्रॉपर तरह से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो वो तो एक बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है। क्योंकि अगर बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीज नहीं होगा तो वो वेस्ट बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, और अगर वेस्ट मटेरियल ही बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बंदे की डेथ तक भी हो सकती है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। सिंपल सी इस चीज को समझो कि आपके घर में गार्बेज है, अगर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर मान लो सड़ रही है, तो सड़ते सड़ते इतना ज़्यादा एक चैम्बर सा बन जाएगा कि बंदा घुट के मर भी सकता है। तो बॉडी में अगर इतना ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर ये लार्ज अमाउंट में बॉडी में स्टोर हो जाएगा, कई बार यूरिन बॉडी में पेन वगैरह आपको पहले स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये एक बहुत ज़्यादा सिवियर केस तक भी जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम सुनते हैं और एक प्रोसेस का नाम सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। क्या है ये हीमोडायलिसिस? यही है हमारी आर्टिफिशियल किडनी का प्रोसेस, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स के थ्रू ब्लड से आपके यूरिन को, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके अलग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ट्यूब के थ्रू एक डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, वहां से ब्लड को पास किया जाता है। अब उस डायलिसिस सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो यूजफुल सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, वो सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होता। तो जब ब्लड उस सॉल्यूशन से पास होगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, भाई ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन हाई है और उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन लो है, तो वो वेस्ट मटेरियल हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और इस तरह से ब्लड फिल्टर हो जाएगा और वीन्स के थ्रू वापस से शरीर में एंटर हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है हमारा किसका, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, जहां पे जब किडनी फंक्शन नहीं करती है तो इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, बाकी डिपेंड करता है कि भाई क्या कंडीशन है। हालांकि एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार डॉक्टर एक कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी एडवाइस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। पेड़ पौधों में एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें समझना है। भाई हमारे पास तो हर चीज देख रहे हो आप, हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो इस कार्य को कर रहा है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, हर एक चीज का हमारे पास तंत्र है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, प्लांट्स के पास ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है कि उनके पास ऐसा कोई किडनी नहीं है जो छान पीन के सारा वेस्ट मटेरियल अलग कर रहा है।
प्लांट्स के पास बहुत सारे तरीके हैं बॉडी से वेस्ट को रिलीज करने का। एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में समझते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है ट्रांसपिरेशन खुद। भाई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, प्लांट्स उन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ वेस्ट मटेरियल को भी रिलीज कर देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी उनका एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिसके द्वारा वो वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं। दूसरा क्या है कि भाई प्लांट्स के पास ना दे कंसिस्ट ऑफ डेड शेल्स। प्लांट्स के पास डेड शेल्स होते हैं, मरी हुई कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी एक फैक्टर है, एक तरीका है जिससे वो वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इनके पास ऐसे पार्ट्स हैं दैट दे कैन इवन लूज, मतलब जो वो गिरा सकते हैं, जैसे पत्तियां हैं। भाई पेड़ पौधों में इतनी सारी पत्तियां होती है, आपने देखा है कि सूख के कोई ना कोई पत्तियां गिरती रहती है। तो ये जो सूखी पत्तियां हैं, जैसे ये एरिया है, कोई तना है, ये डेड हो गया है, ये पत्तियां है, ये डेड हो गई है, मतलब ये लिविंग नहीं है, इसमें जान नहीं बची है। तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स पूरे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उस डेड लीफ में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और जब वो पत्ती गिरेगी तो वहां से भी वेस्ट मटेरियल हमारा रिलीज हो जाएगा। सो मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। हमने पढ़ा है कि एक जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर मौजूद होता है हमारा वैक्यूल विच कुड बी अराउंड 90% बाय वॉल्यूम। तो ये जो 90% बाय वॉल्यूम वैक्यूल मौजूद होता है, इसमें भी ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। और प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, वो क्या करते हैं, पत्तों में भी वो वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है दैट कैन लीव ऑफ, जो फाइनली टूट के गिर भी सकता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन। भाई प्लांट्स हमें बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें देता है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो जो जरूरत की चीजें हैं ना, वो अपने आप में उनका वेस्ट मटेरियल है। जैसे जो रेजिन्स हैं, गम जो है, ये सब उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। हम तो अपने इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो पेड़ पौधों का वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, जिनको वो इस रेजिन और गम के थ्रू रिलीज करते हैं। दे आर जनरली स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो ओल्ड जाइलम वाला एरिया है जहां पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ओल्ड जाइलम टिश्यूज जो होते हैं उनके थ्रू ये प्रोडक्ट जो हैं, जो ये जाइलम एंड रेजिन्स एंड गम्स जो हैं, वो वहां पर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और यहां पे हमारा चैप्टर होता है एंड। एक्सक्रीशन एक छोटा टॉपिक था, लेकिन अभी तक आज की क्लास तक हमने चारों के चारों टॉपिक को सही से समझा है, करा है, और चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि कैसे सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। न्यूट्रिशन, खाना मिला, उसका ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी मिला, अब उस एनर्जी को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जब सारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, उसके बाद इतने सारे काम करते समय कुछ वेस्ट भी तो बनेगा, उस वेस्ट को रिलीज करने की प्रोसेस भी हमने देख ली, दैट वाज एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। यहां पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक के सारे टॉपिक जो हैं वो समझ में आए होंगे और आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, आपको वीडियो ये लग रही है कि धीरे चल रही है, आप स्पीड में देख लो 1.5x 2x, आपको जो स्पीड अच्छा लग रहा है आप उस स्पीड में आप इस वीडियो को देखें, दोबारा बार बार इस लेक्चर को देखें, और सबसे बेहतर होगा आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आपने टॉपिक, मैंने ये लास्ट टू लास्ट क्लास में भी शायद इस बात को मेंशन करा था कि जब आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया, आपने ये लेक्चर सुना, आपने देखा, आपको चीजें समझ में आई, विद इन 5 और 10 मिनट्स आप एक कॉपी लें और उस पर मार्क करें जो जो चीजें आपको समझ में आई है, जो आप रिकॉल कर सकते हो, उन कीवर्ड्स को, उन पॉइंट्स को आप कॉपी में लिखें। इससे क्या होगा, अगर आप ये तुरंत ये काम करोगे तो वो चीज कुछ ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर होता है यहां पे खत्म। कुछ क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। हालांकि अगर आपको सारी टॉपिक्स समझ में आ गए हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिख सकते हैं, और आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि टॉपिक समझ में आ गया, बट जब लिखने आते हैं तो आंसर का कोई सर पैर ही नहीं होता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो आप, मैंने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखें, और अगर आपने आंसर लिखे हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। पहला हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द इक्वेशन ऑल्सो। भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको समझाना है और हमें इक्वेशन को भी लिखना है, इजी। ठीक है, तो आप पहले फोटोसिंथेसिस को
बताओगे आप उनके, वो जो हमने चारों प्रोसेस देखा था कि रॉ मटेरियल होता है ना, फिर आपका वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर केमिकल प्रोसेस जो हो रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और वो जो सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12, O6, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन को भी हमें यहाँ पे लिखना है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है भाई। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इनहेलेशन, सांस छोड़ा, एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, एक केमिकल चेंज है कि जो आपने खाना कंज्यूम किया है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यही लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण हमें क्रैम्प्स दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। सिंपल। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो, Why is small intestine in herbivores longer than in carnivorous? हमने इंटेस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ा था कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हार्बीवोरस में, जो साग वगैरह घास वगैरह खाते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, कार्निवोरस में इंटेस्टाइन क्या है, छोटा है। तो इसके बारे में हमने जिक्र करा था कि भाई हार्बीवोरस एनिमल्स कंज्यूम क्या, घास वगैरह खा रहे हैं। अब ये जो घास वगैरह खा रहे हैं इसमें ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सेलुलोज वगैरह मौजूद है जिसको ब्रेक होना में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है, कि जब पूरा का पूरा जब वो प्रोडक्ट मूव करेगा तो उसका आसानी से ब्रेक डाउन होगा। अगर छोटा इंटेस्टाइन होगा तो उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा, और कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो एनर्जी फॉर्म नहीं हो पाएगी। कार्निवोरस एनिमल है वो मांस खा रहे हैं, जो मांस है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक सब्सटेंस है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी इजीली उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उनके लिए उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतों की आवश्यकता नहीं होती है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? मानवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो आपका पूरा आ जाएगा वो भाई हार्ट का फंक्शन है कि पल्मनरी आर्टरी से आया, हार्ट में आया, फिर आउटा के थ्रू बॉडी में पहुंच गया, वहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फिर से हार्ट में आया। अगर ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। छोटा सा है तो आप बताओगे कि भाई आर्टरीज है, वीन्स है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है और हार्ट उसे पंप कर देता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है, फिर वो वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से और फिर वो रिलीज हो जाता है। What happens to the glucose सॉरी व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, यानी ये क्या बात कर रहा है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की बात हो रहा है। तो वही ग्लूकोज है, फिर आपका पायरुवेट है, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन की चेन है, C3H4O3, फिर आपका वो 3 है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? हार्ट का क्वेश्चन है। दोहरा परिसंचरण, ये हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। लिम्फ के बारे में है, उसके क्या कार्य हैं। आप इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर लिखना, बिना लिखे बस नहीं कि पढ़ के सुन लिया छोड़ दिया, नहीं, आप इनके आंसर्स लिखो। आपको नहीं आंसर लिखना आ रहा, आप टॉपिक पे वापस जाओ, पढ़ो एंड देन अगेन राइट द आंसर्स। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का बारे में पढ़ा था, जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक्सप्लेन द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है कि भाई स्टोमेटा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो एक सक्शन पुल क्रिएट होगा और वाटर नीचे से ऊपर की ओर मूव करने लगेगा। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की बात करेंगे कि भाई जो फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है, जो सुक्रोज फॉर्म हो रहा है, एटीपी का इस्तेमाल करके वो उस एनर्जी से वो सुक्रोज मूव करेंगे, खुद एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, तब फूड का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेफ्रॉन के बारे में पूछ रहा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है, उसके डायग्राम को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखो आपको लेबल डायग्राम पता होना चाहिए, हार्ट का डायग्राम आपको आना चाहिए, स्टोमेटा का डायग्राम आपको आना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आना चाहिए। इतने हो सकता है कि शायद आपको कॉम्प्लेक्स हार्ट का डायग्राम बनाने ना आए या स्पेशली नेफ्रॉन का ना आए, बट आपको ना एक माइंड मैप की तरह या फिर आपको एक चार्ट फॉर्म में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे पहले की जो तीनों वीडियोस थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।